देखिए मैंने जो आपकी सिचुएशन रखा उसके हिसाब से अब जो है यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं तो वहाँ के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में वृद्धि नहीं करेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट में वहाँ वृद्धि नहीं करेंगे सेंट्रल बैंक, तो यूएस डॉलर का इंडेक्स आपको ऊपर नहीं जाएगा। और जब यूएस डॉलर का इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा, जब यूएस डॉलर का इंडेक्स गिरेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से फंड निकल के फिर बाहर आएंगे। यार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो फिर से वक्त आ चला है वीकली मार्केट एनालिसिस करने का। तो वीकली मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले आइए जानते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे को क्लोज होते होते क्या संकेत देके गए हैं। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 17,100 पे निफ्टी 50 बंद हुआ, 114 अंकों की पॉजिटिव उछाल के साथ। अगर परसेंटेज में देख लें तो ये 0.5% से ज़्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहा बहुत दिनों के बाद। अगर इसकी प्रीवियस क्लोज को देखें तो प्रीवियस क्लोज रहा 16,985। अगर इसका लो देखें डे का तो 16,958 है। यानी निफ्टी ने जहां एक तरह से कंफ्यूजिंग मैसेज देने में कामयाब रहा, एक तरफ अपने प्रीवियस क्लोज को काट के लो बनाया 16,958 का, तो लोगों को लगा निफ्टी अभी भी वीक है। लेकिन निफ्टी के दूसरी चाल देखिए, जब इसने गैप अप 25 पॉइंट के गैप अप से खुलने वाले 17,111 पे, और निफ्टी का हाई रहा 17,145, जब इसने 30-32 पॉइंट से अपने ओपनिंग को भी काट दिया तो लगा कि निफ्टी तो फिर ऊपर ही ऊपर है। तो देखिए निफ्टी में अगर आप एक वीक से देख लें या एक साल तक में देख लें, निफ्टी ने कहीं भी पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब नहीं रहा। हर जगह निफ्टी लाल लाल ही दिख रहा है। 1 वीक में रिटर्न रहा -1.80, यानी लगभग 2.25% के करीब। अगर इसका एक महीने का रिटर्न देखें माइनस में तो 0.5% के करीब रहा। 3 महीने का रिटर्न देखें तो 6.5% के करीब माइनस में ही रहा। 6 महीने का देखें तो 0.3% का रिटर्न रहा माइनस में ही। अगर हम एक साल में भी देखें तो निफ्टी ने एक साल में भी माइनस में ही रिटर्न दिया है 1% से ज़्यादा। यानी निफ्टी आपको चाहे एक वीक से देखें या एक साल में देखें, कहीं आपको निफ्टी ग्रीन में नज़र नहीं आ रही, बस लाल लाल ही दिख रहा है। देखिए महंगाई और मंदी की मार झेल रहे बाजार में चारों तरफ से पिटाई कुटाई ही दिखी। अगर बात करें तो क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप और क्या लार्ज कैप, सारे तरह के स्टॉक में और सारे तरफ से गिरावट ही दिख रही है। अगर बात करें तो अभी स्टॉक आपको 50% से लेकर 60% तक भी स्टॉक आपको टूटे हुए दिखाई दे देंगे। ऐसे माहौल में अब जबकि कंटिन्यू जब लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया मार्केट में गिरावट की, क्या मार्केट में बॉटम बन चुका है? क्या यहाँ से स्टॉक दिखाएगा दम या फिर करेगा अभी भी इन्वेस्टर को बेदम? क्या टूटते हुए स्टॉक में एंट्री मार ले या चढ़ चुके स्टॉक से एग्जिट हो ले? तो इस तरह की असमंजस वाली स्थिति में बाजार में क्या करें, इन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आपको एक चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से अमेरिका में अगर देखें तो एक सप्ताह में 5 बैंक स्वाहा हो गए हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो बना हुआ, अगर आपने देखा होगा। चलिए आगे हम बात कर लेंगे। तो अमेरिका में 5 बैंक स्वाहा हो गया, उस पर खास करके देखें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का एक स्टेटमेंट आ गया है। एडवाइजरी के तौर पे उन्होंने बैंकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से शुरुआत हुआ बैंकिंग संकट अब यूरोप में भी दस्तक देने लगा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह और गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। दुनिया के कई देश इस चपेट में आ सकते हैं। इस बीच आरबीआई गवर्नर ने एक संकेत, एक स्टेटमेंट जारी करा है और बैंकों को एक एडवाइजरी जारी करा है और कहा है कि उन्होंने बैंकों को किसी भी तरह के एसेट लिक्विडिटी मिसमैच से बचने को कहा है। देखिए अगर मेरा कल वाला आपने वीडियो देखा होगा तो हमने इस तरफ इशारा कल ही कर दिया था कि बैंकों का जो एक के बाद डूबना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम और सत्ता का जब क्लैश होता है तो इस तरह के संकट उत्पन्न होते हैं। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। ये कह रहे हैं कि एसेट लिक्विडिटी मिसमैच से बैंक बचे। मतलब अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो उसकी एक बार रिस्क हेपेटाइटिस देख लीजिए, वो लोन चुकाने में सक्षम है कि नहीं, उसको कितना लोन दे सकते हैं, उसके पास मेंटेन लिक्विडिटी है कि नहीं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आइए हम लोग अब अपने सवाल पे आते हैं कि क्या ये वक्त आ गया है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। तो इस पर थोड़ा सा आप फंडामेंटल तरीके से सोचिए। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है नो डाउट, और सबसे अच्छा आपको रिटर्न भी इंडियन स्टॉक मार्केट बना के देगा। लेकिन क्या अभी यहाँ पे एंट्री ले लें, क्या स्टॉक खरीदना शुरू कर दें, क्या हम बाइंग पोजीशन बनाना शुरू कर दें? तो अगर मेरी माने तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो। देखिए ये बातें मैं जो कह रहा हूँ, ये बातें मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि खास करके जो क्वार्टर अभी मार्च का रहने वाला है और जून का क्वार्टर रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा उथल पुथल भरा क्वार्टर ही होगा। आपको ये सितंबर के क्वार्टर से
और ख़ास करके जाकर दिसंबर के क्वार्टर तक मार्केट आपको स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरी अगर माने तो जून क्वार्टर तक मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार करें, और ख़ास करके अभी तो मार्च के महीने भर तो इंतज़ार करें ही करें। अब देखिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक जाइए। तो अगर देखें तो मार्केट में गिरावट जो है लगभग अपने पीक पे अब आ चुकी है, और गिरावट कहाँ से शुरू हुई थी, तो जहाँ से शुरू हुई थी संभलना भी वहीं से शुरू होगा। मैं बात कर रहा हूँ यूएस की। अगर यूएस की देखें तो डॉलर इंडेक्स 114 यानी अपने पीक पे जा चुका है, और इसमें अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है डॉलर के ऊपर जाने की। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए अगर आप यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है, और ख़ास करके इन सब वजहों से मुझे नहीं लगता कि यूएस ज़्यादा डॉलर की अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा जिससे कि डॉलर की कीमतें भागेगी, क्योंकि जो गुंजाइशें थी वहाँ किसी भी कंट्री के लिए जो डेप्ट होता है वो किसी भी स्थिति में कंट्री के लिए सही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में अब जो है वो डॉलर में एक थोड़ी सा आपको ठहराव दिखेगी। दूसरी तरफ अगर हम यूएस की बात करें तो जो इन्फ्लेशन यूएस में जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, तो देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन अब उसमें गति धीमी हो गई है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि अभी वहाँ से इन्फ्लेशन का जो रेट है वो घटना शुरू नहीं हुआ है जिस रफ्तार में उनको घटना चाहिए। तो क्या हुआ है, एक वो कंसोलिडेटेड फेज में आ गया है, मतलब ना तो वहाँ से ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है और ना तो वहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन अब सीमित दायरे में आ गया है, तो उसी दायरे में रहेगा। और ख़ास करके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोरोना पेंडेमिक के टाइम जो यूएस सेंट्रल ने लोगों को लिए लिक्विडिटी झोंका था मार्केट में, जो लिक्विडिटी दिया था, तो वो लिक्विडिटी अभी भी लोगों के पास है और वहाँ डिमांड क्रिएट रहेगा, डिमांड अभी जारी रहेगा। इसलिए इतना जल्दी वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, अब इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ भी नहीं रहेंगे, तो इसके तरफ से जो वहाँ के भी सेंट्रल बैंक है वो सख्ती हटाएगी। देखिए मैंने जो आपकी सिचुएशन रखा उसके हिसाब से अब जो है यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं तो वहाँ के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में वृद्धि नहीं करेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट में वहाँ वृद्धि नहीं करेंगे सेंट्रल बैंक, तो यूएस डॉलर का इंडेक्स आपको ऊपर नहीं जाएगा। और जब यूएस डॉलर का इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा, जब यूएस डॉलर का इंडेक्स गिरेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से फंड निकल के फिर बाहर आएंगे। और बाहर जब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो फंड क्या होता है, वहाँ से निकल कर बाहर आएंगे, और वो कहाँ जाता है, वो जाता है इमर्जिंग मार्केट में। तो इंडिया इज ए गुड स्टोरी, मैंने पहले ही बताया था। आगे 10 साल के लिए ये से कई एनालिस्ट बात को बता चुके हैं। तो वहाँ से फिर ये फंड निकल के इमर्जिंग मार्केट इंडिया की तरफ आएगा। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, और ख़ास करके इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा कंपटीटर मार्केट के रूप में निकल के आता है वो होता है चाइना। तो क्या ये फंड चाइना की तरफ शिफ्ट होगा? मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये जो फंड है वो चाइना की तरफ ना जाके इंडिया की तरफ। देखिए अगर हम चाइना मार्केट की बात करें तो चाइना की जीडीपी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है। अगर वहाँ प्रोडक्टिविटी देख लें तो प्रोडक्टिविटी भी वहाँ भी डाउन चल रही है। और ख़ास करके जो चाइना जाना जाता है मेटल के लिए, तो मेटल में भी वो कुछ खास अभी नहीं कर पा रहा है। पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो मेटल की प्रोडक्शन में वहाँ चाइना कुछ खास नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से लेके मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगा, खास करके इमर्जिंग मार्केट के रूप में।